वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। ठीक है ना। तो देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका फिगर बनाएंगे। तो फिगर बनाने के लिए क्या करना होगा, कौन सा दर्पण बनाना पड़ेगा, उत्तल दर्पण, उसी से न पढ़ना है। उत्तल दर्पण बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखो, ये मान लेते हैं इसका वक्रता केंद्र C है, यह ध्रुव P हो गया। उत्तल दर्पण बनाना है तो कलई किधर किया जाएगा, अंदर की ओर किया जाएगा ना जी। तो अंदर की ओर हमने कलई कर दिया। ठीक है ना, अंदर की तरफ हमने कलई कर दिया। ठीक है ना, थोड़ा बड़ा दिख रहा है। अब क्या किया जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर एक आपतित किरण भेजी जाएगी। तो ये आपतित किरण हो गई, भाई क्या है, आपतित किरण है। ठीक है ना, कैसे जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। आपतित किरण का नाम क्या लिखा जाएगा, ए बी। ठीक है ना, इस बिंदु का नाम हम यहाँ बी लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, समझे ना जी, बिंदु का नाम बी लिख लिए। अब क्या होगा, आपतन बिंदु कहाँ है, बिंदु बी पर, ये ना आपतन बिंदु है। इस आपतन बिंदु पर क्या करना पड़ता है, अविलंब खींचना पड़ता है, अविलंब खींचना पड़ता है। तो अविलंब कहाँ से खींचा जाता है, अविलंब कहाँ से खींचते हो, वक्रता केंद्र से। अविलंब कहाँ से खींचते हो, वक्रता केंद्र C से। ठीक है ना, देखो भुला जा रहे हो, यहाँ से वक्रता केंद्र C से हमने एक सीधा अविलंब खींच लिया। ठीक है ना, भाई सीधा रहेगा। देखो, वक्रता केंद्र C से हमने एक अविलंब खींच लिया। अविलंब का नाम क्या होता है, एन से दर्शाते हैं ना, एन इसका नाम दे दिए। अब क्या होगा, जब ये प्रकाश किरण परावर्तित होगी तो अविलंब के साथ कुछ कोण बनाते हुए परावर्तित होगी। तो कोण कितना बनाएगी, जितना अविलंब आपतन कोण के साथ जो कोण बना रहा होगा उतना ही ना कोण बनाते हुए परावर्तित होगी। तो जितना कोण इधर बना हुआ है उतना ही कोण लगभग इधर भी बनेगा। सुन रहे हैं, स्केल स्केल रखे हो, दो ना थोड़ा सीधा रेखा। अब भाई पीछे तो आ नहीं सकती है ना, तो इसको डॉट डॉट द्वारा दर्शाया जाएगा। है ये देखो, समझ में आया, तो ये परावर्तित हो गई, समझे जी। तो है न प्रकाश किरण जा सकती है ना, कोनो माध्यम माध्यम नहीं तो है ना जा सकती है, तो सीधा रेखा खींच दिए। आ पीछे तो आ नहीं ना सकती है ना, नीचे है ना, कलई न कर दिए हैं जी, करिखा पोत दिए हैं तो आएगा उधर नहीं। तो जबरदस्ती इधर लाने के लिए क्या किए, डॉट डॉट लाइन का प्रयोग किए हैं भाई, डॉट डॉट लाइन खींच करके उसको रखे मिलाए हैं। तो मिलाने पर कहाँ काटती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ पर। तो जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत हो रही है उसका नाम क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस। ठीक है ना, समझे, चित्र समझ में आया अभी तक। अब यहाँ
ये आपतित किरण अविलंब के साथ जो कोण बना रही है, इस कोण का नाम क्या होगा? आई। इसका नाम आर हो, ठीक है ना। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बना दिया गया। आने दो, फोन आने से क्या मतलब है? अब हम लोग अपना काम करने के बाद देखेंगे किसका है। समझ में आया यहाँ तक? अब देखना, इसमें कुछ नियम कानून लगाया जाएगा, हम लोग अपना नियम कानून लगाएंगे, ठीक है ना। तो इधर यहाँ पर समझ रहे हो जी? देखो यहाँ पर कौन सा कोण बनेगा भैया? कौन सा कोण बनेगा? अल्फा मान लें, अल्फा मान लीजिए, ठीक है ना। अल्फा मान लिया ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना है। अब लिखा जाए, यहाँ इस फिगर के बारे में लिखा जाए। बोलो जी, क्या क्या किए हैं हम लोग? भाई क्या है ये? सीधी रेखा क्या है? मुख्य अक्ष है। क्या है ये? मुख्य अक्ष है, ठीक है ना। आई दर्पण का द्वारक को कहाँ लिखेंगे? MM डैश, ठीक है ना। तो लिखेंगे माना कि MM डैश द्वारक का एक उत्तल दर्पण, ठीक है ना, है जिसकी वक्रता त्रिज्या नहीं, वक्रता केंद्र नहीं, जिसका वक्रता केंद्र C, ठीक है ना, ध्रुव P तथा मुख्य फोकस कौन है? F है, ठीक है ना। ए भी एक आपतित किरण है। ए भी क्या है? आपतित किरण है। ए भी एक, ठीक है ना, आपतित किरण है। आपतित किरण है जो दर्पण के बिंदु B पर आपतित होती है। जो दर्पण के बिंदु B पर आपतित होती है, ठीक है ना। आपतन बिंदु पर क्या खींचा गया है? अविलंब। आपतन बिंदु पर वक्रता केंद्र C से एक अविलंब CN खींचा गया है। आपतन बिंदु B पर वक्रता केंद्र C से एक अविलंब CN चाहे N खींचा गया है, ठीक है ना। देखो जैसे जैसे किए हैं वैसे वैसे क्या कर रहे हो, इधर देखते रहो। जैसे जैसे इसमें किए हैं वैसे वैसे लिख रहे हैं, ठीक है ना। खींचा गया है, ठीक है ना। अब उसके बाद परावर्तित किरण कौन है? इसका कुछ नाम दे देते हैं, या A डैश, ठीक है ना, B डैश A चाहे A डैश B ना। A डैश B परावर्तित किरण है जो, ठीक है ना, मुख्य अक्ष को, जो मुख्य अक्ष के बिंदु F से
आती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक ना। तो एफ क्या हो गया, मुख्य फोकस, ठीक ना, समझ गया ना। बस इतना काफी है। अब आगे क्या किया जाएगा, परावर्तन का नियम लगवाया जाएगा। तो परावर्तन के नियम के अनुसार लिखेंगे, परावर्तन के नियमानुसार, ठीक ना, कोण आई जो होगा वो कोण आर के बराबर होगा। कोण आई जो होगा वो कोण आर के बराबर हुआ। इसको समीकरण 1 मान लिया, ठीक है ना। अब देखना इधर थोड़ा, देख रहे हो इसमें ये वाली रेखा एगो दिखाई दे रही है सी एन, एगो है दिखाई दे रही है ए डैश एफ, ठीक है ना। ये दोनों जो है एगो ऐसे है एगो ऐसे है, तो यहाँ और यहाँ वाला कोण बराबर हो जाएगा किसके अनुसार, शीर्षाभिमुख कोण युग्म के अनुसार हो जाएगा ना। शीर्षाभिमुख कोण युग्म के अनुसार बराबर हो जाएगा, ऐ समझे ना। क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण युग्म के अनुसार, ठीक ना। देखो शीर्षाभिमुख कोण युग्म के अनुसार, ठीक है ना, समझे। इसका कुछ नाम चाहे तो हम लोग लिख सकते थे, लेकिन लिखे नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसका नाम है ना, लिख देते हैं बी, नहीं सी, सी बी एफ, कोण सी बी एफ बराबर कितना, कोण आर लिख लो सीधे, झंझट का करना, सीधे कोण आर लिख दिए। हाँ जी, मतलब यहाँ पर भी कौन सा कोण बन रहा है, आर बन रहा है, ठीक है ना। समझ में आया ना, क्यों बन रहा है, उधर दिखाए हुए हैं शीर्षाभिमुख कोण युग्म के अनुसार हुआ है, ठीक है ना, ऐ समझे। है? अब इसको मान लीजिए हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, देखो एगो हाई सीधी रेखा दिखाई दे रही है, हाई दो समांतर रेखाएं हैं ऐसे, हाँ जी, भाई आपतित किरण है और नीचे वाली मुख्य अक्ष है, ठीक है ना। अभिलंबवा जो है दोनों को काट रहा है, यहाँ से ऐसे गया है ना ऐसे, तो यहाँ वाला कोण भी और यहाँ वाला कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर। क्यों बराबर हो जाएगा, संगत कोण युग्म से एफ बन रहा है ना, बोलो। है दे ये बन रहा है, यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण किसके बराबर हो, बराबर हो गया कि नहीं हो गया, किस कोण युग्म के अनुसार, संगत कोण युग्म के अनुसार, ठीक है ना। देख रहा है जी राजीव, समझ में आ रहा है, किताब में नहीं किया गया है। तो यहाँ अब हम लोग लिखेंगे संगत कोण युग्म के अनुसार, लिखेंगे संगत कोण युग्म के अनुसार। कौन कौन बराबर होगा बताओ, आई और अल्फा दोनों बराबर हो जाएगा, कोण आई बराबर कोण अल्फा, कोण अल्फा, तीसरा समीकरण, ठीक है ना। अब भाई अल्फा एक बार बराबर है किसके, नहीं अल्फा नहीं जी, आई एक बार बराबर है आर के, आई एक बार बराबर है आर के, आर बराबर है इस कोण बी के, मतलब सी बी एफ के, ठीक है ना। और अल्फा बराबर है आई के। इन तीनों समीकरणों को अगर हम लोग मिला करके लिखें, तीनों समीकरणों को अगर हम लोग मिला करके लिखें
ठीक है ना। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो सकते हैं कि नहीं, हो जाएंगे ना। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1, 2 तथा 3 से, समीकरण 1, 2 तथा 3 से, ठीक है ना। अल्फा बराबर, चाहे इसका और इसका प्रयोग अगर हम कर लें, ठीक है ना, है दोनों का, ठीक है ना, तो आर बराबर हम लोग यानी अल्फा बराबर का लिख सकते हैं, सिर्फ ये दोनों को बराबर दिखा दे रहे हैं। क्या लिख लेंगे, कोण सी बी एफ बराबर कोण अल्फा, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर। तो नीचे है वो कौन सा त्रिभुज बन गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया रहेगा। तो क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज, ठीक है ना, सी बी एफ में, ठीक है ना, कोण सी बी एफ बराबर है कोण अल्फा के, ठीक है ना। तो यह क्या है, त्रिभुज सी बी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जब ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजाएं इसकी क्या हो जाएंगी, बराबर, ठीक है ना। कौन कौन सी भुजा, सी एफ बराबर हो जाएगा किसके, बी एफ के, ठीक, समझ में आया। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, वही काम, अब ये बिंदु यहां न लेकर के कहां ले लेंगे, ठीक है, मतलब छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए बिंदु बी जो होगा वो पी के निकट होगा, समझ में आया। यहाँ लिखेंगे छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए, समझे, छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए बिंदु बी बिंदु पी के निकट होगा, समझ में आया। जब बी और पी निकट हो जाएंगे तो पी एफ बराबर किसके हो जाएगा, बी एफ के, मतलब हाई बिंदु बी है जा गया, ठीक ना, तो हाई वाला दूरी किसके बराबर हो जाएगा, हाई दोनों आपस में लगभग लगभग बराबर हो जाएगा, समझ में आया। तो क्या लिख दिया जाएगा, बी एफ, पी एफ बराबर लिख लेते हैं, पी एफ बराबर बी एफ, समीकरण नंबर 5। इन दोनों समीकरणों की तुलना कर लें, क्या लिखेंगे, समीकरण 4 व 5 से इन दोनों की तुलना करेंगे, तुलना करने से क्या होगा, बी एफ बराबर हो जाएगा दोनों दोनों, सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ। अब फिर दोनों पक्षों में सी एफ तो कुछ होता नहीं है, यहां से यहां तक हम लोग यहां से यहां तक की दूरी को क्या लिखते हैं, स्मॉल एम, और यहां से यहां तक की दूरी को क्या लिखते हैं, कैपिटल आर लिखते हैं, स्मॉल आर कह रहे हैं, भुला गए, ठीक है ना। कितने दिन में भुलाइयो जा रहे हो तुम लोग, एक के दिन में ही, बताओ, एक साल को इसे याद रखोगे, एक दिन में जब ऐसे भुला जा रहे हो तो एक साल को इसे याद रखो, ठीक है ना, समझे जी। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में, बोलो, यहां से आगे कल क्या किए थे, दोनों पक्षों में क्या जोड़ेंगे, पी एफ, दोनों पक्षों में क्या जोड़ेंगे, पी एफ, लिखेंगे दोनों पक्षों में पी एफ जोड़ने पर तब हेने हो जाएगा सी एफ प्लस पी एफ बराबर, यानी पी एफ पहले से है, एक और पी एफ आ गया, ठीक है ना। तो अब है, अब सी एफ प्लस पी एफ, सी एफ प्लस पी एफ दोनों मिला करके क्या बन गया, सी पी,
ये दोनों हटा करके CP लिख दिया जाएगा। ये दोनों की जगह पर क्या लिखा जाएगा? 2PF ना जी। अब CP को हम लोग R लिखे हैं, PF को दो तो यहाँ है ही, PF को हम लोग क्या लिखे हैं? ठीक है ना, यही हम लोगों को सिद्ध करना था, हो गया। समझ में आया है? बना लो। यह किताब में नहीं दिया गया है, ठीक है ना, लेकिन हम बोर्ड वाले का विचार थोड़े जानते हैं, क्यों का पूछेगा। हाँ जी, भारी है।